Hello everybody and welcome back to the another most important topic of your planning chapter. And in this video we are going to discuss the types of plans. टाइप्स ऑफ प्लान, यहाँ पे मैंने कौन सा वर्ड यूज किया? प्लान। इससे पहले जो टॉप वीडियो था वो क्या था? प्लानिंग के ऊपर, प्लानिंग प्रोसेस के ऊपर। तो यहाँ पे क्वेश्चन उठता है, सर क्या प्लानिंग और प्लान में डिफरेंस होता है? आंसर इज यस, देयर इज ह्यूज डिफरेंस बिटवीन प्लानिंग एंड प्लान। अब क्या डिफरेंस होता है, पहले इसको हल्का सा देख लेते हैं एक ओवरव्यू की तरह, फिर आते हैं आज के टॉपिक पे। देखिए प्लानिंग का मतलब क्या होता है, अभी हमने लास्ट टॉपिक में देखा था, लास्ट वीडियो में प्लानिंग प्रोसेस के बारे में। आप चाहें तो प्लानिंग प्रोसेस के बारे में डिटेल में वहां देख सकते हैं। तो प्लानिंग प्रोसेस में क्या था कि हमको ऑब्जेक्टिव सेट करना था, वहां पे ऑब्जेक्टिव भी हमको पता नहीं था, ऑब्जेक्टिव सेट करना था, उसको फुलफिल करने के लिए हमको डाटाज इकट्ठा करने थे, हमको अजम्पशंस करना था, उसके बाद हमको अल्टरनेटिव्स उसके ढूंढने थे, उसके लिस्ट तैयार करने थे, उसका हम लोग को एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस देख करके उसमें से इवैल्यूएट करना होता था, हर अल्टरनेटिव को उसमें से सेलेक्ट करना होता था, उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करते थे, उसके बाद फॉलो अप करते थे। तो वो प्लानिंग प्रोसेस था। अब प्लान क्या है? प्लानिंग के बाद का स्टेप है। देखिए होता क्या है, प्लानिंग में हमने सब कुछ बना लिया, अब प्लानिंग एक कंप्लीट फॉर्म होता है। अब प्लान छोटे छोटे टुकड़ों में बटे हुए कई सारे फॉर्म्स होते हैं जिनको एक साथ जोड़ करके हम पूरी प्लानिंग बनाते हैं, या फिर हम शॉर्ट में कह सकते हैं एक वर्ड में कि प्लानिंग का पार्ट है। मैंने पूरी प्लानिंग की, उस पूरी प्लानिंग को मैंने छोटे छोटे प्लान्स में बांट दिया। जैसे मैंने प्लानिंग कर ली कि मुझे एक विद्यालय खोलना है, अब ये तो पूरी प्लानिंग हो गई, स्कूल खोल के मुझे एजुकेशन देना है, ये पूरी प्लानिंग है। अब उस प्लानिंग के लिए मैंने छोटे छोटे पार्ट्स बना दिए। अब किस तरह से एडमिशन लेना है, किस तरह से स्कूल खोलना है, किस तरह से उसका डॉक्यूमेंटेशन करना है, फीस स्ट्रक्चर, ये सब छोटे छोटे प्लान्स हो गए। तो आई थिंक आप लोगों को प्लानिंग और प्लान के बीच में डाउट जो है क्लियर हो गया कि क्या होता है। आइए देखते हैं प्लान होता क्या है। देखिए प्लानिंग क्या था? थिंकिंग इन एडवांस, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, बाय होम टू बी डन, ये सब प्लानिंग का डेफिनेशन था। प्लान क्या है? प्लान एक डॉक्यूमेंट है, देखिए वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, इट इज अ डॉक्यूमेंट विच आउटलाइंस हाउ गोल्स आर गोइंग टू बी अचीव्ड। मतलब क्या हुआ? प्लान एक डॉक्यूमेंट है जिसमें यह बताया गया है कि आपके जो गोल्स आपने बनाए हुए हैं उस गोल को हम कैसे अचीव करें। उसके लिए गोल्स को अचीव करने के लिए एक स्पेसिफिक एक्शन प्लान तैयार होता है। देखिए किसी ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए, किसी गोल को पूरा करने के लिए कई सारे मेथड हो सकते हैं, पर उसमें से बेस्ट, लॉजिकल, हर तरीके से सही जो एक्शन प्लान होगा उसको हम लेकर के आएंगे तो उसको कहा जाएगा प्लान। तो हुआ क्या? डॉक्यूमेंट दैट आउटलाइंस हाउ गोल्स आर गोइंग टू बी मेट। गोल को प्राप्त करने के लिए, गोल को पूरा करने के लिए क्या करना है, उसका एक्शन प्लान है जो ऑर्गेनाइजेशन प्रपोज करती है, ऑर्गेनाइजेशन सामने रखती है। तो डेफिनेशन क्या बना? डॉक्यूमेंट दैट आउटलाइंस हाउ गोल्स आर गोइंग टू बी मेट, इट इज अ स्पेसिफिक एक्शन प्लान प्रपोज्ड टू हेल्प ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव। मतलब क्या हुआ? फिर से एक बार हल्का सा छोटा सा ओवरव्यू कि एक डॉक्यूमेंट है जिसमें लिखा गया है कि ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से अपने ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करेगी। अब प्लान्स की बात करें तो प्लान्स को ब्रॉडली दो कैटेगरीज में हम डिवाइड कर सकते हैं उनके यूज के आधार पर। पहला सिंगल यूज प्लान, दूसरा स्टैंडिंग प्लान। अब देखिए सिंगल यूज प्लान और स्टैंडिंग प्लान में क्या डिफरेंस होता है इसको हम देखते हैं। देखिए जो मेजर डिफरेंट है, वो मेजर डिफरेंस इनका है यूज के ऊपर। अगर कोई प्लान बार बार यूज हो रहा है या कोई सिचुएशन कंपनी में बार बार अकर हो रही है, उस सिचुएशन को टैकल करने के लिए मैंने कोई प्लान बना दिया और उस प्लान पे हमेशा काम कर रहे हैं, वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, हमेशा बार बार उसी को हम फॉलो कर रहे हैं, दैट इज योर स्टैंडिंग प्लान। लेकिन कोई ऐसा प्लान हो जो केवल एक बार यूज हुआ, अब अगली बार उस प्लान को हम यूज नहीं कर सकते, दैट इज सिंगल यूज प्लान। आइए एक एक करके दोनों के बारे में डेफिनेशन वाइज पढ़ते हैं। देखिए सिंगल यूज प्लान का मतलब क्या होता है? ये सिंगल यूज प्लान क्यों बनाया जाता है? टू अचीव अ पर्टिकुलर टास्क, किसी पर्टिकुलर वर्क के लिए, टू अचीव अ पर्टिकुलर वर्क दैट वंस अचीव्ड, जो एक बार अचीव हो गया, विल नॉट अकर इन फ्यूचर। मतलब हुआ क्या? ऐसा प्लान जो हमने बनाया है किसी खास काम के लिए, वो काम आज कंप्लीट हो गया, भविष्य में होने के चांसेस नहीं है, मतलब एक ही बार इसको हम लोग यूज करेंगे। तो हुआ क्या? टू अचीव अ पर्टिकुलर कोर्स, पर्टिकुलर टास्क दैट वंस अचीव्ड विल नॉट
अकर इन फ्यूचर। अब इसमें क्या हुआ, एक बार ये यूज हो गया, दोबारा यूज नहीं होगा। इसको हम लोग एक स्पेसिफिक सिचुएशन के लिए यूज करते हैं। इट इज यूज्ड ओनली वंस फॉर ए स्पेसिफिक सिचुएशन, स्पेसिफिक डिमांड। वंस इट इज यूज्ड इट इज नॉट यूज्ड अगेन, मतलब वंस द पर्पज इज ओवर द प्लान इज ओवर। एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल में देखिए बजट है, आप किसी चीज के लिए बजट बनाते हैं, एक बार वो काम खत्म हो गया, आपको फिर दूसरे काम के लिए दूसरा बजट बनाना होगा, तो ओनली वंस यूज्ड। प्रोग्राम, प्रोजेक्ट, अभी इन सब के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे अभी, ठीक है। तो सिंगल यूज प्लान के एग्जाम्पल क्या क्या है, बजट, प्रोग्राम, प्रोजेक्ट, ये सारी चीजें। तो क्या, वंस यूज्ड, नॉट यूज्ड अगेन, क्रिएटेड फॉर स्पेसिफिक वर्क, अ पर्टिकुलर वर्क which is not going to occur in future again, जो भविष्य में फिर से होने के चांसेस नहीं है। आते हैं स्टैंडिंग प्लान। देखिए स्टैंडिंग प्लान को एक और नाम से जाना जाता है, दैट इज कॉल्ड रिपीट यूज प्लान। देखिए मैंने अभी बताया ना कि वो उस सिचुएशन के लिए जो बनता है जो कंपनी में बार बार अकर हो रही है। एग्जाम्पल लेते हैं, आपकी कंपनी में अक्सर लोग आ जाते हैं उधार सामान खरीदने के लिए, तो आपने एक पॉलिसी बना दी कि हमेशा उधार खरीदने के लिए आते हैं, हमने पॉलिसी बना दी कि उधार सामान बेचना बंद, ओनली कैश, नो क्रेडिट। तो ये आपने एक बार बना दिया, अब हर बार यही कस्टमर को आप बताएंगे और यही आपके लिए हमेशा के लिए रेडी हो गया, तो ये क्या हो गया, रिपीट हो रहा है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, रिपीट यूज प्लान या स्टैंडिंग प्लान। ये मैंने एक एग्जांपल दिया। आइए डेफिनेशन से देखते हैं कि इनका क्या मेन मकसद होता है। स्टैंडिंग प्लान फोकसेस मेनली ऑन दैट सिचुएशन विच अकर्स रिपीटेडली, ये उनके ऊपर फोकस करता है, उन कामों के ऊपर जो कंपनी में बार बार अगेन एंड अगेन रिपीट होती है। इसीलिए हम एक ऐसा प्लान बना देते हैं हम लोग, एक जो हम लोग बार बार यूज कर सके, ओवर एंड ओवर अगेन। ये प्लान्स ऐसे होते हैं जिसमें हम लोग एक बार बना करके कई बार यूज करते हैं, पर टाइम टू टाइम जरूरत के हिसाब से कई बार हम लोग इसमें अपडेशन कर सकते हैं, इसमें कुछ थोड़ा बहुत सुधार कर सकते हैं, इसमें कुछ हम लोग कुछ रिवाइज कर सकते हैं, थोड़ी बहुत चेंजेस कर सकते हैं, पर पूरी तरीके से कंप्लीटली बदलेंगे नहीं। थोड़ा बहुत चेंज करके इस प्लान को हम लोग फिर से ला देंगे सामने। तो क्या हो गया, ये कभी कभी समय समय पे हम लोग अपडेशन कर देते हैं, रिवीजन कर देते हैं, पर यूज हमेशा करते रहते हैं। दैट इज कॉल्ड स्टैंडिंग प्लान। एग्जाम्पल ले लेते हैं स्टैंडिंग प्लान का। पॉलिसी, जैसे एग्जाम्पल मैंने दिया, नो क्रेडिट पॉलिसी, ठीक है। प्रोसीजर, रूल, मेथड, फिर से देखिए पॉलिसी, प्रोसीजर, रूल, मेथड, ये सब क्या है, ये सारी चीजें स्टैंडिंग प्लान है। तो आपके बुक में देखिए कितने प्लान्स के बारे में बताया गया है। आपके बुक्स में मेनली डिस्कस किया गया है टाइप्स ऑफ प्लान में बजट, प्रोग्राम, पॉलिसी, प्रोसीजर, रूल, मेथड। दो और प्लान्स की बात की गई है, ऑब्जेक्टिव प्लान, स्ट्रेटेजी प्लान। अब यह सवाल उठता है, सर ऑब्जेक्टिव प्लान और स्ट्रेटेजी प्लान किस में आता है, सिंगल यूज में या स्टैंडिंग में, सिंगल यूज में कि स्टैंडिंग में? तो इसका आंसर है कि बच्चों ऑब्जेक्टिव प्लान और स्ट्रेटेजी प्लान ना तो सिंगल यूज में आता है न ही स्टैंडिंग में आता है, ना तो सिंगल यूज में आता है ना तो स्टैंडिंग में आता है। इनके लिए ये कैटेगरी नहीं है, सिंगल यूज और स्टैंडिंग यूज। तो सर इसको कहाँ रखें, तो अभी इसके बारे में डिस्कस करते हैं। पहले स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव प्लान्स और स्ट्रेटेजी प्लान से। आप लोग तब तक इसको लिख लीजिए, अभी हम ऑब्जेक्टिव और स्ट्रेटेजी को बोर्ड पे लिख के उसको समझा देते हैं, ठीक है। नोट करिए आप लोग। आइए देखते हैं एक एक करके ऑब्जेक्टिव प्लान और स्ट्रेटेजी प्लान के बारे में। अभी हमने आपको बताया कि ऑब्जेक्टिव प्लान और स्ट्रेटेजी प्लान ये दोनों ही ना तो सिंगल यूज में आते हैं ना तो स्टैंडिंग में आते हैं। अब क्यों नहीं आते, इसके पीछे रीजन क्या है? यहाँ क्वेश्चन आ सकता है मन में, सर ऐसा क्यों, हम सारे प्लान्स को या तो स्टैंडिंग में या तो सिंगल यूज में कैटेगराइज कर रहे हैं, इन दोनों को क्यों नहीं कर पा रहे हैं? एक एक करके देखते हैं, इन दोनों को समझते भी हैं और देखते भी हैं ऐसा क्यों करते हैं, ठीक है। आई होप आप लोग के डाउट्स इस पे क्लियर हो जाएंगे। और यही दोनों ऐसे प्लान्स हैं जो बच्चों के मन में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। तो मेरा पूरा एक कोशिश रहेगा कि आप लोगों को इन दोनों में से जितने भी कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाए। आइए देखते हैं एक एक करके। देखिए ऑब्जेक्टिव प्लान, लक्ष्य, ऑब्जेक्टिव मतलब एंड रिजल्ट। कोई भी कंपनी ऑब्जेक्टिव्स बनाती है और उसके बाद सारा काम उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में लगा देती है। मतलब ऑब्जेक्टिव का मतलब एंड रिजल्ट। एग्जाम्पल, हम चाहते हैं
हमारी सेल्स 25% बढ़ जाए। अब सेल्स 25% बढ़ जाए इस साल के अंत तक, तो हुआ क्या, इस फाइनेंशियल ईयर में हमने एंड में रिजल्ट क्या सोचा है कि मेरा रिजल्ट क्या होना चाहिए कि हमारी सेल्स 25% बढ़ जाए। या फिर एग्जांपल दूसरा लेते हैं, हम चाहते हैं कि हमारा कॉस्ट 15% कम हो जाए या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 15% कम हो जाए इस फाइनेंशियल ईयर में, तो वो रिजल्ट है कि साल के एंड में मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होना चाहिए। अब इस दोनों ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए जो मैंने एग्जांपल में लिया, जितने भी काम किए जाएंगे, जो भी चीजें होंगी, सब ऑब्जेक्टिव प्लान में। अब देखो ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारा लक्ष्य। अब ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव आर एंड टुवर्ड्स द एक्टिविटीज आर डायरेक्टेड टू द एंड रिजल्ट ऑफ एवरी एक्टिविटी। मतलब हुआ क्या कि ये इनका मेन मकसद क्या है कि हमारा जो भी काम है वो एंड रिजल्ट की तरफ होना चाहिए, वो एंड रिजल्ट ही हमारा ऑब्जेक्टिव है। अब यहां सवाल उठता है, सर अभी आपने ये नहीं बताया सिंगल यूज और स्टैंडिंग क्यों नहीं है। देखिए सिंगल यूज और स्टैंडिंग क्यों नहीं है, ऑब्जेक्टिव को अगर आप डीपली देखेंगे तो हम दो तरह के ऑब्जेक्टिव्स को बांट सकते हैं, ऑब्जेक्टिव को दो पार्ट्स में बांट सकते हैं, एक लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव, एक शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव। अब लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव क्या है जरा समझिए। एक एग्जांपल लेते हैं, हम एक स्कूल खोलना चाहते हैं जिससे कि हम अपने क्षेत्र में एजुकेशन को प्रमोट कर सके। अब ये एक ऐसा ऑब्जेक्टिव है कि इस ऑब्जेक्टिव को अगर हम देखेंगे तो ये हमेशा के लिए ऑब्जेक्टिव बना हुआ है। इस ऑब्जेक्टिव का मेन मकसद क्या है कि हर समय हर टाइम हम अपने एरिया में एजुकेशन को बढ़ावा दें। तो ये एक ऐसा ऑब्जेक्टिव हो गया जो लॉन्ग टर्म हो गया। तो ये स्टैंडिंग हो गया, हमेशा इस ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखेंगे, इसका एंड रिजल्ट है हमारे एरिया में एजुकेशन बढ़ाना। एक शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव लेते हैं, इस साल अपने स्कूल में एडमिशंस 25% बढ़ा दें। तो ये ऑब्जेक्टिव क्या हो गया, अब इस साल के लिए केवल हो गया, अब इस साल के लिए हो गया। तो हुआ क्या, एक जगह ऑब्जेक्टिव लॉन्ग टर्म भी हो जा रहा है, एक जगह ऑब्जेक्टिव शॉर्ट टर्म भी हो जा रहा है। अगर ऑब्जेक्टिव को अगर हम लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दो तरह से देख रहे हैं तो हम इसके लिए ये भी नहीं कह सकते हैं कि ये स्टैंडिंग होगा कि सिंगल यूज होगा। अब अगर सिंगल यूज है तो ये वाला ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो गया तो अगले साल हम नया ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव चेंज हो गया, तो ये चेंज हो रहा है, तो ये स्टैंडिंग नहीं हो सकता, ये चेंज हो रहा है। अब सिंगल यूज इसलिए नहीं है कि अगर लॉन्ग टर्म को देखेंगे तो सिंगल यूज भी नहीं रहेगा। तो हुआ क्या, ऑब्जेक्टिव को न तो सिंगल यूज में रखा गया न तो स्टैंडिंग प्लान में रखा गया। अब क्या है ये एंड रिजल्ट। अब ऑब्जेक्टिव होना कैसा चाहिए, दो तीन चीजें, मेजरेबल होना चाहिए, हम मेजर कर सकें टाइम टू टाइम कि मेरा ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो रहा है कि नहीं, हम रिजल्ट तक पहुंच पाएंगे कि नहीं। दूसरा, टाइम बाउंड होना चाहिए कि इतने टाइम पे इतना काम मुझे कर लेना है, तो ये टाइम बाउंड होना चाहिए। और तीसरा, फिजिबल होना चाहिए, यानी इसको किया जा सके, इट कैन बी डन, ऐसा ना हो कि काल्पनिक हो जो हो ही ना सके। तो ऑब्जेक्टिव में हम लोगों ने क्या क्या सीखा, पहली चीज, इट इज नाइदर स्टैंडिंग प्लान नॉर अ सिंगल यूज प्लान। दूसरा, ऑब्जेक्टिव प्लान इज रिलेटेड टू एंड रिजल्ट, एंड रिजल्ट को ध्यान में रखना है, उसके बाद सारी एक्टिविटीज डायरेक्टेड होती है उसी एंड रिजल्ट पे। दो बातें। तीसरी बात, ये मेजरेबल होना चाहिए, टाइम बाउंड होना चाहिए और फीजेबल होना चाहिए। क्लियर है, फिर से रिपीट कर दें, चलिए एक बार और रिपीट कर देते हैं। नाइदर सिंगल यूज नॉर स्टैंडिंग, पहली बात हो गई। दूसरी बात, इट इज एंड रिजल्ट एंड एवरी एक्टिविटी इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स इट्स, मतलब एंड रिजल्ट है। तीसरी बात जो हमने सीखी है वो क्या है, टाइम बाउंड, मेजरेबल और फीजेबल। एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया है। तो ये हो गया ऑब्जेक्टिव प्लान। आते हैं स्ट्रेटेजी प्लान पे। स्ट्रेटेजी भी ना तो सिंगल यूज है ना तो स्टैंडिंग है, नाइदर सिंगल यूज नॉर स्टैंडिंग। अब क्यों, देखिए स्ट्रेटेजी का मतलब होता है एक कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान जो ऑब्जेक्टिव को पाने में, फुलफिल करने में हेल्प करे। सर फिर से समझाइए, नहीं क्लियर हुआ, चलिए हम फिर से बताते हैं। सपोज करिए हमने बता दिया कि हम अपना प्रोडक्शन 25% बढ़ाना चाहते हैं, हम अपना प्रोडक्शन 25% बढ़ाना चाहते हैं, ये मेरा एंड रिजल्ट हो गया, एंड रिजल्ट हो गया मेरा। अब इस एंड रिजल्ट यानी ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए अब जो हम पूरा काम करेंगे, जो पूरी स्ट्रेटेजी बनाएंगे, उसको कहा जाएगा स्ट्रेटेजी प्लान, कॉम्प्रिहेंसिव प्लान कंप्लीटली। जैसे कि इसमें क्या क्या किया जा सकता है, हम नया प्लांट लगा लें, हम अपने यहाँ पे वर्कर बढ़ा लें, हम रॉ मटेरियल बढ़ा लें, हम नई मशीनरी ले लें, हम अपना मेथड ऑफ प्रोडक्शन बदल दें, कुछ भी हो सकता है। तो इस ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए जो हम स्ट्रेटेजी बनाएंगे उसको कहा जाएगा स्ट्रेटेजी प्लान।
देखिए क्या लिखा हुआ है, इट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव प्लान टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। मतलब क्या है, एंड रिजल्ट को पाने के लिए बनाया गया जो काम है, जो प्लान है, उसको स्ट्रेटेजी बोला गया। अब ये ऑब्जेक्टिव मेरा ना तो स्टैंडिंग है ना तो सिंगल यूज है, तो स्ट्रेटेजी को भी हम लोग ना तो स्टैंडिंग में बांट सकते हैं ना तो सिंगल यूज में। ये तो ऑब्जेक्टिव के ऊपर डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्टिव हमारा सिंगल यूज है कि ऑब्जेक्टिव हमारा स्टैंडिंग है। अगर ऑब्जेक्टिव सिंगल यूज है तो हमारा स्ट्रेटेजी भी सिंगल यूज होगा, ऑब्जेक्टिव हमारा स्टैंडिंग है तो स्ट्रेटेजी भी स्टैंडिंग होगा। इसलिए हम लोग इसको भी ना तो सिंगल यूज में रखते हैं ना तो स्ट्रेटेजी में रखते हैं। तो अ कॉम्प्रिहेंसिव प्लान। अच्छा, और इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है, केवल हम प्लान की बात नहीं करेंगे, हम उस स्ट्रेटेजी को कंप्लीट करने के लिए क्या काम करेंगे, उस स्ट्रेटेजी को कंप्लीट करने के लिए क्या काम करेंगे उसका भी ध्यान रखना है। और उस काम को करने के लिए जिन रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी उन रिसोर्सेज की व्यवस्था करनी है। मतलब स्ट्रेटेजी में सिर्फ काम ही नहीं देखना है, काम के लिए रिसोर्स भी लाना है हमको। एग्जाम्पल दे देते हैं, सेल्स बढ़ाना है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। सेल्स बढ़ाने के लिए कौन सा सेल्स प्रमोशन टेक्निक यूज करें वो स्ट्रेटेजी हो जाएगी। हम अपना नेटवर्क बढ़ाना चाहते हैं कस्टमर का, तो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हमारा कौन सा बेहतर है, किसको हम लें अपने पास, दैट इज स्ट्रेटेजी। और कुछ एग्जांपल दे देते हैं जो मैंने नहीं लिखे हैं। नए प्रोडक्ट का लॉन्च कैसे करें, कॉम्पिटिटर मार्केट में आ जा रहे हैं तो उनसे कैसे टैकल करें, कंपटीशन में किस तरह से हम अपने आप को सुपीरियर बना के रखें, ये सब कुछ स्ट्रेटेजी में आता है। एज अ मैनेजर आपको स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेट करते वक्त बहुत ध्यान रखना होता है बिजनेस एनवायरनमेंट का। देखिए बिजनेस एनवायरनमेंट, इस चैप्टर के बारे में डिटेल्ड वीडियो मैंने बना के रखी हुई है, प्लेलिस्ट में भी उसके बारे में मैंने लिखा हुआ है। आप लोग बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में डिटेल्ड पढ़ाई वहां कर सकते हैं। फिलहाल यहां इतना कि आप लोग स्ट्रेटेजी प्लान में एज अ मैनेजर बिजनेस एनवायरनमेंट का बहुत ध्यान रखेंगे। तो हम लोगों ने स्ट्रेटेजी में क्या सीखा, एंड रिजल्ट को पाने के लिए यानी ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए किया गया कंप्लीट वर्क या पूरा प्लान हम स्ट्रेटेजी कहते हैं, पहली बात। दूसरी बात, उस स्ट्रेटेजी में हमको क्या काम करना है और किस किस रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी वो भी हमारी स्ट्रेटेजी में आएगा। एग्जांपल्स, प्रमोशनल टेक्निक्स कौन सा यूज करना है, प्रोडक्ट कैसे लॉन्च करना है, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा होगा, ये सारी चीजें हमारी स्ट्रेटेजी में आएगी। और एज अ मैनेजर आपको बिजनेस एनवायरनमेंट का डिटेल्ड अध्ययन करना होगा, डिटेल्ड उसके बारे में आपको माइन्यूटली ऑब्जर्व करना होगा। ठीक है, तो आई थिंक ऑब्जेक्टिव और स्ट्रेटेजी आप लोग का क्लियर है। आप लोग चाहे तो ये चीजें बोर्ड से नोट कर सकते हैं। अब आते हैं इसके बाद हम लोग सिंगल यूज और स्टैंडिंग प्लान के बारे में। तो आइए पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर हम नोट्स लिख देते हैं। आइए बात करते हैं स्टैंडिंग प्लान की। देखिए स्टैंडिंग प्लान में 4 मेजर हेडिंग आए हुए हैं, मेजर टाइप्स, पॉलिसी, प्रोसीजर, मेथड, रूल। एक हम एग्जाम्पल देते हैं आपको और कोशिश करते हैं कि इस एग्जाम्पल में ये सारे प्लान्स समराइज होकर कंक्लूड हो जाए, फिर उसके बाद हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखिए एग्जाम्पल देते हैं, सपोज करिए आपके स्कूल में कोई बच्चा एडमिशन लेने आ रहा है, तो एडमिशन लेते टाइम स्कूल में पॉलिसी है कि उसी बच्चे का एडमिशन लिया जाएगा जो 60% से ज़्यादा मार्क्स लाएगा। सपोज करिए आपने 10th पास किया और 11th में किसी और स्कूल में एडमिशन लेने जा रहे हैं, तो वहाँ पॉलिसी है कि आप एडमिशन तभी ले सकते हैं जब आपका 10th में परसेंटेज 60% के ऊपर हो। आपने 60% से ज़्यादा मार्क्स ले लिया, अब वहाँ चले गए एडमिशन पाने के लिए। तो एडमिशन पाने के लिए जब आप गए तो वहाँ पे आपको प्रोसीजर बताया गया कि एडमिशन पाने से पहले आपको एडमिशन का फॉर्म लेना होगा। एडमिशन का फॉर्म लेने के बाद उसको फिल करना होगा, उसमें आपका 10th का सर्टिफिकेट लगाना होगा, माइग्रेशन, टीसी, कैरेक्टर सर्टिफिकेट को अटैच करना होगा, उसके बाद उसको उस पर सिग्नेचर करना होगा और एक एप्लीकेशन के साथ आप साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटी कौन सी स्ट्रीम लेना चाहते हैं इस पूरे प्रोसेस को फॉलो करके आप फॉर्म फिल करके जमा करेंगे काउंटर पे। उसके बाद आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा और फिर एडमिशन होगा। तो ये प्रोसीजर है, इस प्रोसेस को आपको फॉलो करना होगा, तब आपका एडमिशन होगा। तीसरी इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि आपका फॉर्म भरते समय मेथड क्या होगा, कि आपको ब्लैक पेन से ही भरना है, कैपिटल लेटर्स में भरना है, फोटो आपका कलर्ड होना चाहिए जिसमें डेट लिखा होना चाहिए। आपके फॉर्म भरने का एक मेथड है, एक तरीका है, आप उसको फॉलो करेंगे तब आपका फॉर्म एक्सेप्ट होगा।
एक उसमें और बातें कह दी गई हैं। ये रूल है आपके भी स्कूल का कि अगर फॉर्म भरते समय किसी ने मिस्टेक कर दी तो उसको फिर से दोबारा फॉर्म नहीं दिया जाएगा। मतलब आपको फॉर्म काफी ध्यान से भरना होगा। अब इस एग्जाम्पल में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये सारे आपके स्टैंडिंग प्लान उसमें कवर हो जाते हैं। जैसे कि पॉलिसी है स्कूल का कि 60% से कम अगर आपके मार्क्स होंगे तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। आपको एडमिशन लेने के लिए कौन से प्रोसेस को फॉलो करना है, पहले क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, थर्ड में क्या करना है, मेथड क्या है आपका फिल करने का, एक एक चीज को आप कैसे भरेंगे, और अगर ये रूल है कि आपने भरने में गलती कर दी तो दोबारा आपको फॉर्म नहीं मिलेगा। तो ये एक एग्जाम्पल में मैंने कोशिश की कि इन सबको कवर करें। आइए अब डिटेल में एक एक करके समझते हैं कि होता क्या है। देखिए, पॉलिसी का मतलब क्या हो गया, ये एक जर्नल रिस्पॉन्स है। एक जर्नल रिस्पॉन्स है किसी भी कंपनी में अगर आप काम कर रहे हैं या फिर मैनेजर है, वो देख रहा है कि कोई एक पर्टिकुलर कंडीशन बार बार आ रही है, तो बार बार उस कंडीशन को वो टैकल करने के लिए लोग उसके पास आ रहे हैं, तो उसने एक जनरल पॉलिसी बना दी कि आपको इस तरह से ही इस सिचुएशन में काम करना है। मतलब कोई एक ऐसा सिचुएशन जो बार बार अकर कर रहा है उसके लिए आपने एक जर्नल गाइडलाइंस बना दी। तो हुआ क्या, जर्नल रिस्पॉन्स टू अ पर्टिकुलर सिचुएशन, एक खास सिचुएशन जो बार बार हो रही है उसमें हमको कैसे रिस्पॉन्स करना है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, आपके शॉप पे हमेशा लोग आ रहे हैं जो क्रेडिट पे सामान खरीदना चाहते हैं, तो आप बार बार जाकर के आप पूछेंगे कि सर क्रेडिट पे खरीद रहा है क्या करें, तो आप क्या बोलोगे, नहीं हम क्रेडिट पे नहीं बेचते। जब भी कोई उधार खरीदने आए आप बोल दो कि उधार नहीं देंगे, तो ये जर्नल रिस्पॉन्स हो गया, पॉलिसी हो गई। तो हुआ क्या, नो क्रेडिट पॉलिसी एक एग्जाम्पल हो सकता है, ठीक है। या फिर आप क्रेडिट करना चाहते हैं तो 50% अमाउंट डिपॉजिट करके ही आप ऑर्डर दे सकते हैं। तो अलग अलग पॉलिसीज हो सकती हैं हमारी एक जनरल सिचुएशन में। प्रोसीजर क्या है, प्रोसीजर का मतलब होता है, ध्यान दीजिएगा, स्टेप बाय स्टेप वर्क। पहला स्टेप क्या होगा, दूसरा स्टेप क्या होगा, तीसरा स्टेप क्या हो गया। जब हम स्टेप्स या सीक्वेंस की बात करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, जब स्टेप्स या सीक्वेंस की बात करते हैं तो उस समय हम लोग इसको प्रोसीजर बोलते हैं, यानी प्रक्रिया। एक के बाद दूसरा क्या होगा, दूसरे के बाद तीसरा क्या होगा। एग्जाम्पल लेते हैं, ज्यादा समझ में आ जाएगा। प्रोडक्शन कर रहे हैं आप, तो प्रोडक्शन में सबसे पहले रॉ मटेरियल आएगा, दूसरा रॉ मटेरियल को हम लोग मशीन्स में डालेंगे, तीसरा उसको हम लोग मोल्ड करेंगे डिजाइन्स में, चौथा उसका फिर हम लोग शेप दे करके हम लोग कवर करेंगे, पांचवा उसकी पैकिंग करेंगे। तो ये स्टेप हो गया। तो स्टेप बाय स्टेप, पहला स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप। जब हम स्टेप बाय स्टेप को हम जब देखते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग प्रोसीजर। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने यहां पे लिखा हुआ है फाइलिंग अ कंप्लेन। आप अपनी कंप्लेन किसी जगह करने जा रहे हैं, किसी कंपनी में, तो कंपनी क्या कहती है कि आपको सबसे पहले मेल करना होगा, उसकी हार्ड कॉपी लेकर के आपको डिपार्टमेंट में आना होगा, उसमें आपको अपना साइन करना होगा, एप्लीकेशन लगाना होगा, मैनेजर के पास देना होगा, उसकी एक कॉपी अपने पास रखनी होगी। तो हुआ क्या, ये प्रोसीजर हो गया, 1 by 1, स्टेप बाय स्टेप। आप बैंक में अकाउंट खुलवाने जाते हैं तो पहला फॉर्म लेंगे, दूसरा फिल करेंगे, तीसरा डॉक्यूमेंटेशन करेंगे, चौथा जमा करेंगे। जब हम स्टेप की बात करते हैं देन इट इज कॉल्ड प्रोसीजर। उसके बाद आते हैं मेथड। मेथड, देखिए प्रोसीजर और मेथड में क्या डिफरेंस होता है, ध्यान से सुनिएगा, एग्जाम में डिफरेंस भी बहुत पूछता है, इसलिए आपको क्लियर होना है चाहिए। प्रोसीजर का मतलब पहले के बाद दूसरा स्टेप क्या होगा, दूसरे के बाद तीसरा स्टेप क्या होगा। मेथड का मतलब जो पहले स्टेज में काम हो रहा है, पहले स्टेप में वो काम करें कैसे, दूसरे स्टेप में जो काम हो रहा है उस काम को करें कैसे, उसका मेथड क्या होगा करने का, तीसरे स्टेप में वो काम को कैसे करें, किस मेथड से करें। तो हुआ क्या, मेथड का मतलब उस काम को पर्टिकुलरली किस तरह से हम करें, प्रोसीजर का मतलब पहले काम के बाद दूसरा काम क्या होगा। दोनों में मेजर डिफरेंस यही है। अब हुआ क्या, डेफिनेशन क्या लिखे हैं, सिस्टमैटिक वे ऑफ डूइंग अ रूटीन और रिपीटेटिव जॉब। कोई ऐसा काम जो हम लोग रूटीन में कर रहे हैं या रिपीटेडली बार बार हो रहा है, तो उसको करने का मेथड क्या होगा, किस मेथड से करें। एग्जांपल, कंपनी में स्टॉक है तो स्टॉक वैल्यूएशन के कई मेथड होते हैं। एग्जांपल कुछ है, बहुत पहले अकाउंटेंसी में था आप लोगों की 11th-12th में, आईसीएसई बोर्ड में भी था, पर अभी हट गया है, ग्रेजुएशन में चला गया है। एग्जाम्पल है स्टॉक वैल्यूएशन का लीफो मेथड, फीफो मेथड। लीफो का मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, सेकंड फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। और आपके लेवल में समझाने की बात करें तो देखिए डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के कई मेथड होते हैं। आप किस मेथड से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड, डिमिनिशिंग मेथड,
प्रोविजन मेथड, कई मेथड होते हैं। तो कौन सा मेथड आप डेप्रिसिएशन में यूज कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड योर मेथड प्लान। क्लियर हुआ? आते हैं रूल पे। देखिए रूल एक खास तरह का प्लान होता है जो हमको बताता है कि कौन सा काम करना है या नहीं करना है। जैसे आपने कोई काम कर दिया तो आपने उस काम को किया है, तो अगर सही हुआ या गलत हुआ तो कौन सा रूल फॉलो करना है। ये स्पेशली बनता है ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए। अगर आपने रूल तोड़ दिया तो आपके खिलाफ एक्शन भी लिया जा सकता है। आपने रूल तोड़ दिया तो आपके खिलाफ एक्शन भी लिया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, नो स्मोकिंग कई जगह लिखा होता है, ये रूल है आपके खिलाफ। अगर आपने स्मोक किया तो आपको जेल हो सकती है, आपके ऊपर फाइन किया जा सकता है। रूल होता है कि आप स्कूल में क्लास में हैं, आप होमवर्क नहीं करके आएंगे तो आपको पनिशमेंट मिलेगा, ये रूल है। और भी बहुत सारे रूल्स के एग्जाम्पल हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने अगर प्रोडक्शन में कोई मेथड मिस्टेक कर दिया या फिर आप एब्सेंट हो रहे हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं कि आप ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं और आपकी एब्सेंटीज बहुत ज़्यादा है तो आपकी सैलरी कट की जाएगी, ये ऑर्गेनाइजेशन का रूल है। तो रूल्स में डिसिप्लिन का ध्यान दिया जाता है और इसमें पेनल्टीज भी लगाई जा सकती है। एग्जाम में डिफरेंस पूछता है ज़्यादातर रूल और पॉलिसी के बीच में। क्लियर है? तो आई थिंक स्टैंडिंग प्लान के ये 4 टाइप्स हैं जो मैंने आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाने की कोशिश की है। इसको आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। अभी हम लोग स्टैंडिंग के बाद सिंगल यूज प्लान की बात करेंगे, तो आप इसको नोट कर लीजिए। आइए बात करते हैं सिंगल यूज प्लान की। मेनली 2 सिंगल यूज प्लान्स बताए गए हैं आपके कोर्स में, पहला प्रोग्राम और दूसरा बजट। देखिए प्रोग्राम होता क्या है, ये वर्ड आप लोगों ने अक्सर सुना होगा, प्रोग्राम। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं कि विद्यालय में एनुअल फंक्शन का प्रोग्राम हुआ, स्कूल में एनुअल फंक्शन या एनुअल स्पोर्ट्स डे का प्रोग्राम हुआ। 1 दिन का हो सकता है, 1 हफ्ते का हो सकता है, 3 दिन का हो सकता है। एक और एग्जांपल लेते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में पार्टी रखी गई, ठीक है, फेयरवेल पार्टी रखी गई कुछ पुराने स्टाफ्स की, या फिर फ्रेशर्स पार्टी रखी गई नए लोगों को मिलाने की, तो कुछ भी हो सकता है। एनी प्रोग्राम ऑर्गेनाइजेशन में होता है। तो होता क्या है प्रोग्राम, होता क्या है प्रोग्राम को अगर आप बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व करेंगे तो हर प्रोग्राम में उसका खुद का एक ऑब्जेक्टिव होता है। हर प्रोग्राम का, हर प्रोग्राम को करने का एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है, उसकी पॉलिसीज होती हैं, प्रोग्राम्स के रूल्स होते हैं जो बताते हैं कि प्रोग्राम को सिस्टमैटिक कैसे किया जाए। मतलब सिस्टमैटिक वर्क को कंप्लीट करने के लिए जब हम लोग किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो उसको प्रोग्राम कहते हैं। अब एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं, वही एनुअल फंक्शंस का प्रोग्राम हम रख लेते हैं। सपोज करिए आपके एनुअल फंक्शन का मेन ऑब्जेक्टिव है कि आपके पेरेंट्स को एनवायरनमेंट के प्रति जागरूक किया जाए। मतलब एनुअल फंक्शंस में पेरेंट्स आ रहे हैं, उस पेरेंट्स को हम लोग प्रोग्राम्स एक्ट के थ्रू, सॉन्ग के थ्रू, म्यूजिक के थ्रू, हमारा मकसद है कि उनको एनवायरनमेंट के प्रति जागरूक करना, उनको अवेयर करना। हम लोग ज़्यादा अवेयरनेस फैलाना चाहते हैं एनवायरनमेंट के लिए, तो मेन ऑब्जेक्टिव हो गया उसका, ठीक है। अब उसके लिए हम लोगों ने क्या काम कर दिया, पॉलिसी बना दी कि कोई भी हम लोग रिलीजन से रिलेटेड उसमें प्रोग्राम नहीं रखेंगे, ये हमारा पॉलिसी हो गया। कोई रिलीजियस, ताकि किसी धर्म को कोई ठेस ना पहुंचे, ये पॉलिसी हो गई। तीसरा प्रोसीजर होगा, पहले पब्लिक आके बैठ जाएगी, उसके बैठने के बाद रिफ्रेशमेंट होगा, रिफ्रेशमेंट होने के बाद हम लोग सबसे पहले वेलकम सॉन्ग करेंगे, वेलकम सॉन्ग के बाद हम लोग उसके बाद एक्ट करेंगे, उसके बाद फिर एक डांस प्रोग्राम होगा, फिर स्पीच होगा। तो स्टेप बना है हर चीज़ का, तो हर स्टेप को हम फॉलो करेंगे। उसके बाद रूल्स बने हुए हैं कि बिना कार्ड के कोई पेरेंट्स अलाउड नहीं होगा, आपके पास इनविटेशन कार्ड है तभी आप एनुअल फंक्शन में आ सकते हैं। तो एक प्रोग्राम करने के लिए ये सारा काम किया गया। मतलब इन सभी काम को एक साथ मिला करके हमने एक प्रोग्राम बनाया। तो प्रोग्राम क्या हो गया, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, पॉलिसी, प्रोसीजर एंड रूल। क्यों? इंश्योर करने के लिए सिस्टमैटिक वर्किंग हो रही है इस प्रोग्राम का, सिस्टमैटिक वर्किंग। ये एक बार ही होता है, जैसे एनुअल फंक्शन हुआ तो एक बार हुआ, स्पोर्ट्स डे हुआ एक बार हुआ, मीटिंग हुई एक बार हुई, तो क्या हुआ, इट इज अ सिंगल यूज प्लान। तो मेनली प्रोग्राम क्या होता है, ये कॉम्बिनेशन होता है सभी छोटे छोटे प्लान्स का, ताकि हम उस काम को पूरी तरीके से कंप्लीट कर पाएं। और इसको बैक किया जाता है, बैकअप होता है इसका किससे, बजट से। तो बजट क्या होता है, ये बजट प्लान को हम लोग समझते हैं। देखिए बजट का मतलब क्या होता है,
इकोनॉमिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा, बजट एक स्टेटमेंट है जिसमें हम लोग पूरा डिटेल लिखते हैं रिसीप्ट और एक्सपेंडिचर का, कि हम लोग कहाँ कहाँ से रिसीव किए हुए हैं और कहाँ कहाँ एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। एज अ मैनेजर आप केवल सालाना या एनुअल बजट बनाएं यही नहीं है, आप लोग को ऑपरेशनल बजट भी बनाना पड़ता है एज अ मैनेजर। आपको और सारे बजट्स भी बनाने पड़ते हैं, प्रोडक्शन का बजट, सेल्स का बजट, मार्केटिंग का बजट, बहुत सारे बजट होते हैं। तो एक शॉर्ट स्टेटमेंट में हम कहें कि बजट क्या होता है, तो हम कह सकते हैं स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिजल्ट, जो हम चाहते हैं पाना उसका स्टेटमेंट हम बनाएंगे इन न्यूमेरिक टर्म। देखिए सारे प्लान में सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड जो है न्यूमेरिक टर्म, ये केवल बजट में है। बजट हमेशा न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड होता है, याद रखिएगा। अगर वो न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड नहीं है इसका मतलब वो अच्छा बजट नहीं है। हमेशा न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, टाइम टू टाइम हम ये चेक कर सकें कि हमारे पूरे बजट में कितना डेविएशन हो रहा है, या जो वर्किंग है और जो मैंने बजट बनाया है उसमें डेविएशन कितना हो रहा है। बजट कंट्रोल करने में भी हेल्प करता है, और बजट मेजरेबल होता है और न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड होता है। जैसे एग्जांपल 10,000 यूनिट सोल्ड एट द रेट ऑफ ₹10 इज इक्वल टू 1 लाख रुपीज। तो ये क्या हो गया, एक बजट है। तो इस बजट में हम लोग देखेंगे मेरा मेरा परचेज कितना हो रहा है, मेरा सेल्स कैसे हो रहा है। तो जब हम न्यूमेरिकली एक्सप्रेस करते हैं यूनिट्स में, टर्म्स में, मनीज में, क्वांटिटी में, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बजट प्लान। तो आई थिंक ये इस वीडियोस में मैंने पूरी तरीके से प्लान के बारे में आपको बता दिया है, जिसमें प्लान क्या होता है, सिंगल यूज प्लान क्या होता है, स्टैंडिंग प्लान क्या होता है, ऑब्जेक्टिव और स्ट्रैटेजी क्या क्या होते हैं, सिंगल यूज और स्टैंडिंग प्लान में कौन कौन से प्लान आते हैं। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं पक्का उसका आंसर दूंगा। अगर समझ में आया हो तो इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिए, लाइक करिए। आपके लाइक करने से मेरा मोटिवेशन बढ़ता है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।